गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जिस टाइम पे भी आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, आप सभी को बेस्ट विशेष। आज अपनी सम एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो है आज हम मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ेंगे। इससे पहले का चैप्टर मैंने जो इससे पहले का कंटेंट था यहाँ तक वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग से। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज़्म है, ब्रीथिंग कैसे होती है, उसके बारे में हमें बताया गया है। देखो, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेज: इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन, एंड एक्सपिरेशन, बाय विच द एल्वियोलर एयर इज़ रिलीज्ड आउट। मैंने आपको जब लंग्स के अंदर की स्ट्रक्चर समझाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको एल्वोलाई बताया था। तो एटमॉस्फियर से इस लंग्स के अंदर या इस एल्वोलाई के अंदर एयर का आना कहलाता है इंस्पिरेशन, और इस एल्वोलाई के अंदर से एयर का बाहर जाना कहलाता है एक्सपिरेशन। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड एटमॉस्फियर। देखो, जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। अगर हमें इंस्पिरेशन कराना है लाइक दैट, अगर हम चाहते हैं कि एयर अंदर आए तो हमें लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो कम करना पड़ेगा। और प्रेशर कम कब होगा? जब इसका जो वॉल्यूम होगा वो कम हो जाएगा। देखो कैसे होता है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ़ प्रेशर विद इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर प्रेशर होता है इसको इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इज़ लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देर इज़ अ निगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, एटमॉस्फियर से जो एयर है वो लंग्स के अंदर तब आएगी जब एटमॉस्फियर के प्रेशर के कंपेरिजन में एयर के अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो। और ऐसा जो एयर के अंदर का जो लंग्स के अंदर का प्रेशर होता है उसको निगेटिव प्रेशर यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में प्रेशर यहाँ पे कम है। इस वजह से लंग्स के अंदर के प्रेशर को ये लोग निगेटिव प्रेशर बोलते हैं, और लंग्स के अंदर के प्रेशर को इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भी बोलते हैं। एक्चुअली जो पल्मोनरी वर्ड है वो लंग्स के लिए रेफर है। स्टडी ऑफ लंग्स इज कॉल्ड नोन एज पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी ये सभी लंग्स के लिए रेफर किए जाते हैं वर्ड्स। ओके, ध्यान रखना। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than atmospheric pressure। वो बोल रहा है एक्सपिरेशन तब होगा जो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाए एटमॉस्फियर से, ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फियर से। अगर ये लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए एटमॉस्फियर के प्रेशर से, तो जो एयर है वो लंग्स से बाहर निकल के एटमॉस्फियर में आ जाएगी। हमेशा ध्यान रखना कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। तो लंग्स, अगर हमें इंस्पिरेशन कराना है तो भाई लंग्स के अंदर का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी एटमॉस्फेयर से अंदर आ पाएगी लंग्स के अंदर। अगर एक्सपिरेशन कराना है तो लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, एटमॉस्फेयर का कम होना चाहिए। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर जाएगी। देखो जरा प्रेशर मेंटेनेंस कैसे होता है। द diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal muscles between the ribs। मैं बताता हूँ बेटा। देखो, ये आपका स्टर्नम है, ये रिब्स हैं, ठीक। ये रिब्स होती हैं जो कि पीछे की तरफ हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उससे अटैच होती हैं, ठीक, इस तरीके से अटैच होती हैं। तो इन रिब्स के बीच की जो मसल्स होती हैं उनको इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। अब जो मसल्स बाहर की तरफ होते हैं इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एंड जो मसल लंग्स की तरफ होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, ठीक। हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब है ऊपर एंड नीचे, ठीक है। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स एंड द स्टर्नम causing an increase in the volume the thoracic chamber and dorsal ventral axis। dorsal ventral का axis का मतलब होता है आगे एंड पीछे, बताता हूँ भी आएगा समझ में। The overall increase in the thoracic volume causes a similar increase in a pulmonary volume. An increase in the pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure
to less than atmospheric pressure which forces the air outside to move into the lungs. Inspiration, देखो क्या होता है। मैंने आपको थोरेसिक केज की स्ट्रक्चर बताई थी। ये स्टर्नम है, ये रिब्स हैं, ठीक। इनके नीचे डायाफ्राम होकर के जाता है, इस तरीके से डोम शेप डायाफ्राम होता है। सो ये जो डायाफ्राम है वो ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। डायाफ्राम जो होता है, ये हमारा जो डायाफ्राम है यहाँ पर, वो कॉन्ट्रैक्शन देता है हमारा नीचे की तरफ। ऐसे डायाफ्राम होता है, ये नीचे की तरफ आ जाता है, लेंथिन हो जाता है। और जो हमारी इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी बाहर की तरफ निकल जाती हैं। बाहर की तरफ देखो यहाँ पे दिखाई गई हैं रिब्स जो होती हैं बाहर की तरफ आ जाती हैं। सो अब तो इस तरीके से देखते हैं इसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। ये आपका स्टर्नम है, ये बाहर की तरफ आ जाता है, ऐसे हो गया। आसपास जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं वो भी बाहर की तरफ चली जाती हैं, तो जो अंदर का एरिया है वो बढ़ जाता है। अब एरिया बढ़ गया या इसका वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इंस्पिरेशन अकर हो जाएगा, यानी कि जो बाहर की एयर है वो अंदर आ जाएगी, ये जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। आगे है रिलैक्सेशन ऑफ डायाफ्राम and the intercostal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal position, reduce the thoracic volume, therefore the pulmonary volume. This leads to increase in intrapulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure, causing the expulsion of air from the lungs. देखो जो स्टर्नम है वो अंदर की तरफ चला जाता है। जो हमारा यहाँ पर डायाफ्राम था जो कि कॉन्ट्रैक्ट होकर रिलैक्स होकर डोम शेप्ड वापस हो जाता है, और जो रिब्स हैं वो भी अंदर की तरफ चली जाती हैं, अंदर की तरफ धंस जाती हैं। सो पूरे अंदर का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा इसका प्रेशर, इस वजह से एक्सपिरेशन हो जाएगा। वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। एक्चुअली क्या होता है, डायाफ्राम से अटैच्ड होती हैं एब्डोमेन मसल्स, ठीक है, जो कि डायाफ्राम को स्ट्रेच करने में, खींचने में हेल्प करती हैं और उसको रिलैक्स पोजीशन में ले जाने में भी हेल्प करती हैं। ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in the breathing movements can get estimated by using a spirometer which helps in clinical assessment of pulmonary function. वो ये बोल रहा है कि जो एक हेल्दी ह्यूमन है 12 से 16 टाइम जो है पर मिनट ब्रीथ करता है। और यहाँ पर उन्होंने बोला द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन अ ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर का यूज़ करते हैं कि कितनी एयर बाहर जा रही है, कितनी एयर अंदर आ रही है। इसका जो जांच है वो स्पायरोमीटर से करते हैं, इसका जो चेकअप है इसका स्पायरोमीटर से करते हैं, जो कि क्लिनिकल नॉलेज पर, क्लिनिकल असेसमेंट पर, क्लिनिकल केस हैंडल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है दैट इज़ नोन एज स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर में जब पेशेंट अपना ब्रीथिंग करता है उसका सहारा लेकर के, तो उसका चेकअप होता है कि लाइक डेट कितनी बार सांस ले रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है, तो उसको पेशेंट से रिलेटेड डिसीज़, रेस्पिरेटरी ट्रैक से या रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कोई डिजीज़ है या कोई डिसऑर्डर है तो उसकी जांच करी जाती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बस रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हम किसी अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइडल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। इट इज़ अप्रॉक्स 500 ml. A healthy man can approximate inspire or expire 6,000 to 8,000 per ml। देखो एक नॉर्मल पर्सन जो है एक बार अंदर सांस लेता है तो 500 ml बाहर अंदर ले गया, उसको बाहर निकाल देता है तो 500 ml उसने बाहर निकाल दिया। ये इसका टाइडल वॉल्यूम है। अब पर मिनट कितना करेगा, एक मिनट में 12 से 16 बार ब्रीथ करता है तो 16 × 5 कर देंगे, आ जाएगा हमारा 8,000। बस वही दिया है इन लोगों ने। उसके बाद बताएं इन लोगों ने इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम IRV। एक बार तुमने अंदर सांस ले ली, उसके बाद तुम कितनी और सांस ले सकते हो अंदर, दैट इज़ नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय अ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, दैट इज़ नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम। इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम बोलते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या है,
तुमने एक बार सांस ले बाहर निकाल दी, उसके बाद तुम और कितनी सांस बाहर निकाल सकते हैं, दैट इज़ नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दैट इज़ नोन एज 1000 to 1100 ml। सो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं इसको। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम ऑफ एयर में रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, दिस एवरेज 1100 to 1200 ml, दैट इज़ नोन एज रेसिडुअल वॉल्यूम। मैं बताता हूँ, ग्राफ बना के देखो। पहले इसने एक आदमी जो है नॉर्मल इंस्पायर करता है 500, ठीक, फिर नॉर्मल एक्सपायर कर दिया उसने, 500 निकाल दिया। ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद देखो क्या होता है, नॉर्मल इंस्पायर करा, फिर उसने पूरी जान लगा करके और इंस्पायर करा, ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया। फिर क्या करा उसने, फिर उसने नॉर्मली एक्सपायर करा, एक्सपिरेटरी टाइडल वॉल्यूम वो भी हो गया। फिर टाइडल वॉल्यूम से टाइडल वॉल्यूम ख़त्म, उसके बाद फिर उसने और दम लगा के और ज़्यादा एक्सपायर कर दिया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम बचता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। आई होप बात में समझे को। टाइडल वॉल्यूम कितना था आपका 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम था आपका 2500 से 3000, देख लो चाहे यहाँ पे दिया होगा 2500 से 3000 ही होता है अराउंड, 2500 से 3000, तो 500 प्लस 2500 यानी कि 3000 ml। 3000 ml आ गया, 3000 ml आ गया। 3000 ml में से नॉर्मली एक्सपायर कर देगा 500, 2500 बचेगा, और ज़्यादा एक्सपायर कर देगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ले लो, तो अराउंड जो है 1300 के अराउंड बचना चाहिए, 1100 से 1200 ml, वही दिया रेसिडुअल वॉल्यूम, बस वही और कुछ नहीं है। सो आज अपने इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे बेटा। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर समझ में नहीं आई हो कोई बात तो आप जो है वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पर मैं एक चीज़, ये डायग्राम जो उन्होंने दिया, मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन करना था कर दिया। मैं आपको ज़रा थोरेसिक चैम्बर का एक बार डायग्राम समझा देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। पीछे रिब्स जो स्टर्नम उससे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं। मैं एक बार हल्का सा समझा दे रहा हूँ। देखो इंस्पिरेशन मैंने बता दिया एनसीईआरटी से, फिर भी मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। इंस्पिरेशन क्या होता है, तब होता है जब ये रिब्स बाहर की तरफ आती हैं, ठीक। ये देखो दिया भी होगा इंस्पिरेशन, तभी ऊपर डायग्राम दिया, इंस्पिरेशन का बाहर की तरफ दिखाया। इंस्पिरेशन तब होता है जब ये रिब्स बाहर इन द सेंस ऊपर की तरफ उठती हैं, स्टर्नम भी ऊपर की तरफ उठता है, और ये जो डोम शाफ्ट डायफ्राम है ये नीचे की तरफ आता है। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ जाएगी। एक्सपिरेशन में क्या होता है, ये रिब्स अंदर की तरफ जाती हैं, ये स्टर्नम भी अंदर की तरफ जाता है। ये जो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खींच के सीधा हुआ, ये फिर से रिलैक्स में होकर के ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, तो अंदर का वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उसके बाद एक्सपिरेशन हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर बात समझ में आ गई बेटा आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ दीजिएगा। अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो ईमेल आईडी है love06@gmail.com, आप इस पर भी मेल करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू, बाय।